कई सारी फ़िल्में होती है, जिनकी कहानियाँ एक फ़िल्म में समा नहीं सकती है, इसलिए उन सारी फ़िल्मों के पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 बनाए जाते हैं। और फिर कई सारी फ़िल्में ऐसी भी होती है, जिनकी भी कहानियाँ एक फ़िल्म में नहीं समाई जा सकती है। लेकिन जब उन सारी फ़िल्मों के फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी हिट हो जाते हैं, तो दूसरे पार्ट को डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ना बनाकर प्रोड्यूसर्स इस तरीके से बनाते हैं कि उस फ़िल्म के बदौलत प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। एंड ऐसे हमने बॉलीवुड में हो या फिर इंडियन सिनेमा की किसी भी इंडस्ट्री में हो, हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देख रखे हैं। और यही सब चीज़ें एट द एंड किसी एक अच्छी फ़िल्म की पोटेंशियल को मार देती है, जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। एंड इंडियन सिनेमा में जैसे मैंने बताया कि ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिले हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम वैसे ही कुछ फिल्मों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जब भी मैं ऐसी फिल्मों के बारे में सोचता हूँ जिनकी कहानियां एक फिल्म में नहीं समा सकती थी, मतलब 2 घंटे 3 घंटे की ड्यूरेशन में नहीं समा सकती थी, और उन सारी फिल्मों के पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 आए थे, जो कि ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पाई थी एंड क्रिटिक्स को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे पाई थी अपनी कहानी को लेके। तो जब भी मैं ऐसी फिल्मों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में नाम आते हैं कौन कौन से, जैसे बाहुबली चैप्टर 2, दृश्यम 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर चैप्टर 2, धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज, ऐसी कुछ और फिल्में। लेकिन जब मैं ऐसी फिल्मों के बारे में सोचता हूँ जो कि अपने पहले फिल्म के साथ तो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड एंड डायरेक्टर के विजन के अकॉर्डिंग खुद को उन सारी फिल्मों ने प्रेजेंट किया था ऑडियंस के सामने, लेकिन जब पार्ट 2 आई तो उन्हीं सारी फिल्मों में उन्हीं डायरेक्टर्स का विजन लैग करने लगा, या फिर लगने लगा कि शायद डायरेक्टर को पार्ट 2 के लिए या फिर पार्ट 3 के लिए पूरी तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिली है, जिसके चलते हमें जो रिजल्ट देखने को मिला एट द एंड वो ठीक था, मतलब भद्दा नहीं था, लेकिन उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से पार्ट 1 ने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को लिव अप किया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है पुष्पा चैप्टर 2। हाँ, मुझे पता है कि पुष्पा चैप्टर 2 बहुत बड़ी हिट हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को कंसिडर कर लो। और मैं इस बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ कि हाँ, ऑडियंस को इस फिल्म ने वो दिया था जो ऑडियंस तलाश कर रही थी। लेकिन आप खुद ही सोचो कि पुष्पा जो चैप्टर 1 थी, जिसका नाम था पुष्पा द राइज, उसके सामने अगर आप पुष्पा चैप्टर 2 को खड़ा करो तो क्या वो टिक पाती है? नहीं, क्योंकि पुष्पा चैप्टर 1 में जितने भी सारे डायलॉग्स थे जो एट द एंड ट्रेंडिंग में भी गए थे, उसके मुकाबले पुष्पा पार्ट 2 में ऐसे बहुत ही लिमिटेड डायलॉग्स थे जो ऑडियंस को उस तरीके से हुक कर पाए थे। जिस चीज का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो, जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है जिसका पार्ट 1 ऑडियंस को अच्छा खासा अप्रिशिएट करवाने खुद को प्रेजेंट कर पाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को लेकर लिमिटेड हो जाती है, मतलब वो फिल्म वाइड रीच ऑफ ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है। जिसका सबसे पहला कारण ये होता है कि जिन भी ऑडियंस को पार्ट 1 पसंद आई होती है, उन्हें वो फिल्म उसके डायरेक्शन, उस फिल्म की एक्टिंग, उस फिल्म के स्क्रीन प्ले, उस फिल्म के डायलॉग्स की वजह से पसंद आई होती है। एंड ऐसी जब भी कोई फिल्म बनती है जो कि मसाला जोनर में ही क्यों ना पड़ती हो, वहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने क्रिएटिव चॉइस को लेकर बहुत अच्छी तरीके से फिल्म को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब वैसी फिल्म हिट हो जाती है, मतलब अच्छा खासा ऑडियंस का अटेंशन गैदर कर पाती है, एंड जब वो सारी फिल्में टीवी या फिर ओटीटी पे आती है, आज के जमाने में कहें हम तो आज के जमाने में जैसे ओटीटी पे आती है, तो उसके बाद वो सारी फिल्में और भी सारे ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी से हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स का जो दिमाग है वो इस तरीके से चलने लगता है कि अगर इस फिल्म को हम और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की मास फिल्म के तौर पे प्रेजेंट करें, जहां पर जो भी सारी चीजें थी पार्ट 1 में उसे तो हम पार्ट 2 में डालेंगे ही, लेकिन पार्ट 2 को हम ज्यादा से ज्यादा मासी बनाएंगे, मतलब जो भी रिलेटेबल वाले फैक्टर्स थे पार्ट 1 में उसे हम पार्ट 2 में कम रखेंगे, एंड उन सारी चीजों को ज्यादा रखेंगे जो ऑडियंस को थिएटर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे पाए। लेकिन जब वो फिल्में पार्ट 1 के साथ कंपेयर की जाने लगे तो वो फिल्म होल्ड ना रख पाए। एंड ऐसी कई सारी चीजों के चलते पुष्पा चैप्टर 2 भी भुगती थी। भले जैसा मैं कह सकता हूँ कि हाँ, पुष्पा चैप्टर 1 के मुकाबले पुष्पा चैप्टर 2 वाज अ बिगर हिट, नो डाउट, लेकिन आप खुद ही सोचो, पुष्पा चैप्टर 1 के सामने पुष्पा चैप्टर 2 क्रिएटिव चॉइसेस को लेकर या अपने डायलॉग्स को या अपने स्क्रीन प्ले को या फिर अपने डायरेक्शन को लेकर या फिर अपने एक्टिंग को भी लेकर नहीं टिक पाती है। एंड ये मेरा बोल्ड ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो मेरे ओपिनियन से, बट मैं इस चीज के अकॉर्डिंग या फिर इस चीज के कारण से पुष्पा चैप्टर 1 को पुष्पा चैप्टर 2 से वे अपर समझता हूँ हर एक एस्पेक्ट में। बल इसके बाद हम जाए तो एक और फिल्म मेरे दिमाग में आती है और उसका नाम है कांतारा चैप्टर 1। अब अगर देखो तो कांतारा चैप्टर 1 सीक्वल नहीं थी, कांतारा चैप्टर 1 असल में प्रीक्वल थी कांतारा की। लेकिन आप खुद ही समझो कि कांतारा जो थी वो किन सारी चीजों के चलते ऑडियंस के सामने या फिर ऑडियंस के बीच में जगह बना पाई थी, अपने रॉ स्टोरी टेलिंग के बदौलत, अपनी रॉ सिनेमेटोग्राफी, रॉ डायरेक्शन, रॉ एक्टिंग, जितनी भी सारी चीजें थी उसके बदौलत। लेकिन अगर आप कांतारा चैप्टर 1 को देखो तो इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, नो डाउट। कांतारा आई लेजेंड के एंडिंग में हमें जो ऋषभ शेट्टी का डिवाइन परफॉर्मेंस देखने को मिला था वो यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर और उस फिल्म में अंतर ये था ना कि कांतारा आ लेजेंड में वो चीज एक मेजर इंपैक्ट के तौर पे सामने आती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज वैसी नहीं थी। उस चीज को बस एज ए मीडियम यूज किया गया था ये दर्शाने के लिए कि हाँ, यहाँ पर भी देवलोक का वास है, जो कि किसी भी तरीके का ह्यूज इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 में जो सीन था जहां पर ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को देव आके वश कर लेते हैं, ठीक ना, तो वो मे बी इंटरवल से पहले आता है।
एंड उसके बाद अगर हम कांतारा लेजेंड को देखें तो वो चीज आती है फिल्म के एंड में, जहां पर हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसी कई सारी चीजें हिंट दी जाती है कि देव अभी भी यहाँ पर है। भले वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, भले उनका इन्वॉल्वमेंट हमें कई सारी चीजों में नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन वो चीजें एट द एंड आएगी, उस चीज का बिल्डअप दिया जाता है। लेकिन कांतारा चैप्टर 1 के इंटरवल से पहले जो वो चीज अचानक से आ जाती है, तो वो चीज उस तरह का इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती है जिस तरह का इंपैक्ट कांतारा लेजेंड के एंड में हमें देखने को मिला था। तो ऐसा हो सकता है कि कांतारा लेजेंड जो फिल्म थी उसका जो पूरा समअप था वो उसी डिवाइन परफॉर्मेंस पे आके रुकता, लेकिन यहाँ पर कांतारा चैप्टर 1 में वो सारी चीजें नहीं थी। कांतारा चैप्टर 1 में वो चीज जो थी जहां पर ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के अंदर एक देव आ जाते हैं, तो वो चीज एक छोटा सा फ्रेगमेंट थी इस पूरी कहानी की, एंड हमें एंड में जाके कई सारी चीजें देखने को मिलती है एज अ पे ऑफ, तो वो चीज भी अच्छी लगती है। लेकिन हम कह सकते हैं कांतारा चैप्टर 1 को भी बहुत ज्यादा मासी या फिर बहुत ही ज्यादा वाइड अपील के लिए बनाने के चलते जो भी ग्राउंडनेस और जो भी रॉनेस वाली चीज थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांतारा चैप्टर 1 एक बुरी फिल्म थी, डेफिनेटली नॉट। वो थिएटर के लिए तो एक बेहतर एक्सपीरियंस वाली फिल्म थी, एंड अगर उससे आप ओटीटी पे भी देखो तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है। लेकिन कांतारा लेजेंड और कांतारा चैप्टर 1 को अगर आप कंसिडर करो तो दोनों में कांतारा लेजेंड हर एक एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं मतलब बेहतर निकल के सामने आती है, क्योंकि कांतारा लेजेंड में सबसे पहले तो हमें सीजीआई और वीएफएक्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम देखने को मिलता है, एंड कांतारा चैप्टर 1 में वो सारी चीजें थोड़ी मैक्सिमाइज करके दिखाई गई है, जिसके चलते अगेन से जो ऑडियंस का कनेक्ट था रॉनेस वाली चीज को लेकर वो थोड़ा मोड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वेल ये सारी चीजें तो हो गई दो साउथ इंडियन फिल्मों को लेकर। इसके बाद अगर हम बॉलीवुड की तरफ आए तो बॉलीवुड की तरफ से भी हमें कई सारी फिल्में देखने को मिली है, जैसे टाइगर 3, गदर 2, धूम 3, क्रिश 3 एंड बॉर्डर 2, एंड इसके अलावा कई सारी और भी फिल्में। लेकिन अगर मैं कुछ सारी फिल्मों को लेकर उनके बारे में एलोबरेट करूं तो मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले इस फिल्म के बारे में टाइगर 3। अब मैं जानता हूं कि टाइगर 3 सीक्वल नहीं थी, वो एक ट्रायलॉजी का पार्ट थी, ठीक ना, या फिर हम कह सकते हैं वायर स्पाई यूनिवर्स का पार्ट थी, ठीक। लेकिन आप खुद ही देखो, जो एक था टाइगर थी उसे बनाया गया था कबीर खान के द्वारा, जो कि एक्शन और ग्राउंडनेस वाली चीज को साथ में लेकर चलते हैं, और टाइगर जिंदा है उसे बनाया था अली अब्बास जफर ने, जो ग्राउंडनेस वाली चीज को थोड़ा दूर रखते हैं और एक्शन वाली चीजों पर ज्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन जो टाइगर 3 थी वो इन दोनों चीजों का मिक्सचर थी, मतलब उसमें ग्राउंडनेस वाली चीज को भी दिखाया गया था और एक्शन वाले स्पेक्टेकल को भी बहुत हाई करके दिखाया गया था। लेकिन दिक्कत ये आ गई थी ना कि जो डायरेक्टर थे उनके मनीष शर्मा, वो इन दोनों चीजों को लेकर फिल्म को हैंडल ठीक तरीके से नहीं कर पाए। यहाँ पर सबसे पहले तो स्पाई वाले जो भी चीजें थी, मतलब जो भी हम कह सकते हैं स्पाइंग वाले सीन्स थे या फिर जो भी वो सारी चीजें थी, वो ऑडियंस को इस फिल्म को एज ए स्पाई ऑनर के तौर पे तो अप्रिशिएट करवाने में असफल रही। लेकिन उसके अलावा जो एक्शन वाले सीन्स थे, जहां पर मेजर सीन्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रीन स्क्रीन या फिर सीजीआई की बदौलत हमें प्रेजेंट किए गए थे, वो भी फिल्म से कनेक्ट तोड़ देते हैं बड़ी आसानी से। जो कि एक था टाइगर, और टाइगर जिंदा है में काफी हद तक एब्सेंट थी, जिसके चलते ऑडियंस इन दोनों फिल्मों से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाई थी। लेकिन टाइगर 3 में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिली, इसी के चलते हम कह सकते हैं कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है कि जैसा इंपैक्ट हमें टाइगर 3 के साथ देखने को नहीं मिला। या फिर हम कह सकते हैं कि टाइगर 3 एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी, लेकिन फिल्म उस तरीके से होल्ड नहीं दिखा पाई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि सबसे पहले इस फिल्म को ऐसे किसी डायरेक्टर पे नहीं थोपना था जिसने कम से कम वायर स्पाई यूनिवर्स के अंदर किसी फिल्म को नहीं बनाया था या फिर किसी मेजर एक्शन फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया था। लाइक अगर आप देखने जाओ तो मनीष शर्मा ने शाहरुख खान के साथ भी एक फिल्म बनाई थी फैन, जहां पर आप देखो तो फिल्म इंटरवल से पहले जिस तरीके से अपनी कहानी को कंटिन्यू करती है वो काफी ज्यादा ग्राउंडनेस थी, मतलब रॉनेस उसमें दिख रहा था। मतलब उस कहानी को देख समझ में आ रहा था कि हाँ, एक फैन और एक स्टार के बीच में जो रिलेशन होता है उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, एंड किस तरीके से एक फैन अपने लाइक पागलपन के चलते, अपने स्टार के लाइक इग्नोर करने के चलते या फिर धोखा मिलने के चलते किस तरीके से वो सारी चीजें साइकोलॉजिकल वे पे एक फैन को अफेक्ट करती है। लेकिन इंटरवल के बाद वो फिल्म पूरी तरीके से एक एक्शन फिल्म के तौर पे सामने आ गई थी, जहां पर एक्शन में तो हम कह सकते हैं कि मनीष शर्मा को अच्छा खासा एक्सपीरियंस था नहीं, तो वहां पर भी वो चीज ऑडियंस का ध्यान उस फिल्म से डिस्कनेक्ट करने में सफल हो पाई थी, जिस कारण के चलते फिल्म इंटरवल के बाद पूरी तरीके से डाउन चली गई थी। एंड यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि टाइगर 3 के साथ भी हमें सेम केस देखने को मिला था ऑलमोस्ट। चलो अगर हम टाइगर 3 के बाद किसी और फिल्म की बात करें तो हम कर सकते हैं क्रिश 3 की। अब देखो, मैं जानता हूँ कि क्रिश 3 तो एक अच्छी खासी सुपरहिट फिल्म थी, ठीक ना, उस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को कि देखो, क्रिश 3 में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो क्रिश को काफी रिलेटेबल फैक्टर बनाता था, मतलब रिलेटेबल कैरेक्टर बनाता था, वो ये था कि जो रोहित का कैरेक्टर था, उसके बाद जो कृष्ण का कैरेक्टर था, वो किस तरीके से भगवान कृष्ण से अपनी दुख को, अपनी स्ट्रगल को शेयर करता था। लेकिन यही मेजर फैक्टर क्रिश 3 में आपको मिसिंग देखने को मिलेगा, जहां पर क्रिश भले कई सारी सीन्स में हमें हेल्पलेस देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से उन सारी चीजों को डील करता है वो कोई मिल गया में रोहित के कैरेक्टर से एंड कृष्णा के कैरेक्टर से काफी ज्यादा अपार्ट था, मतलब पोल्स अपार्ट था। जिस तरीके से सबसे पहले जो फैक्टर था, रिलेटेबल फैक्टर था क्रिश से, वो दूर हो गया। एंड उसके बाद हाँ, मैं समझता हूँ कि क्रिश को आगे चल के एक ग्रैंड सुपर हीरो के तौर पर सामने लाना था, तो उसके लिए इस फिल्म को बहुत सारे वीएफएक्स एंड बहुत सारे सीजीआई की बदौलत सामने लाया गया। लेकिन फिल्म का जो इमोशनल कोर था वो मिसिंग हो गया,
उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें ऑडियंस को थिएटर में देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। जहाँ पर मैं भी बोलूँ तो मुझे ये सारी सीन्स सच में पसंद आए थे, जहाँ पर हम क्रिश को लड़ते हुए देखते हैं, वीएफएक्स और सीजीआई वाले सीन्स देखते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ सिर्फ तब तक रहेगी जब तक आप उस फ़िल्म को देख रहे हो, क्योंकि आप फ़िल्म देखने के बाद जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे, तो फ़िल्म का जो इमोशनल कोर है, वो मिसिंग हो जाता है। मतलब आपके दिमाग में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नहीं डाल पाती ये फ़िल्म कि आप फ़िल्म को देखने के बाद कई-कई साल तक ये कह सको कि हाँ, फ़िल्म में ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी थी। भले मैं कह सकता हूँ कि फ़िल्म में एक सीन था, जहाँ पर रोहित खुद को सैक्रिफाइस कर देता है फॉर द ह्यूमैनिटी। जहाँ पर आप फ़िल्म को देखने जाओ तो आप समझ सकते हो कि फ़िल्म के स्टार्टिंग से ही रोहित को अगेन से इतने लाइकेबल कैरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था कि आप उस चीज़ को कहीं न कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे चल के रोहित के कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। लेकिन रोहित का मरना सिर्फ एक पॉइंट तक इम्पैक्टफुल लगता है। और ये चीज़ भी अगर आज के तौर पे भी आप क्रिश को याद करो तो आप किन सारी चीज़ों को लेकर याद करोगे कि सबसे पहले तो क्रिश का अगला पार्ट आने वाला है, उस चीज़ के बारे में हमें एंड में बताया गया था, उसके बारे में आप याद करोगे। क्रिश में कितने अच्छे एक्शन सीन्स या फिर कह सकता हूँ फाइटिंग सीन दिखाए गए थे, उन सारी चीज़ों को आप याद करोगे। बट कोई डीपली इम्पैक्टफुल इमोशनल कोर वाले सीन्स डेफिनेटली नॉट, मतलब मेरे ओपिनियन से तो कम से कम। एंड ऐसे ही कई कारणों के चलते जो पार्ट 2 होती है या फिर पार्ट 3 होती है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के अंदर अपने पहले पार्ट या फिर दूसरे पार्ट को लेकर या फिर उन सारे पार्ट्स के जैसा इम्पैक्ट ऑडियंस के माइंड में क्रिएट नहीं कर पाती है। एंड दैट्स वाई कई बार ऐसा होता है कि कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे तो अच्छा कलेक्शन निकाल लेती है, जो कि देखने जाओ तो एट द एंड प्रोड्यूसर्स का अल्टीमेट गोल भी होता है। लेकिन ऑडियंस क्या करे, ऑडियंस को फिल्म थिएटर में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे, वो तो डेफिनेटली जस्टिफाइड है। लेकिन थिएटर से निकलने के बाद कई सालों बाद भी अगर वो फिल्म ऑडियंस को कुछ बहुत ही अच्छा दे पा रही है याद रखने को, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो फिल्म अपने पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 को लेकर एक जस्टिफाइड स्टोरी को, एक जस्टिफाइड स्क्रीन प्ले को प्रेजेंट कर पाई थी। लेकिन डेफिनेटली जब भी पार्ट 2 आती है, फिर जब भी पार्ट 3 आती है कई सारी फिल्मों की, तो वो अपने रियलिज्म, अपने रॉनेस, अपने ग्राउंडनेस को इग्नोर करके ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा ग्रैंडनेस वाली एपिकनेस को फील करवाने के लिए इन सारी चीजों को इग्नोर कर देती है, जो कि एट द एंड फिल्म की क्वालिटी को ही इम्पैक्ट करता है। एंड मे बी ये सारी चीजें आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो देखते हैं आगे सिनेमा में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा अगेन से एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।